नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो भारत में चर्चा का विषय गंभीर बनता जा रहा है और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक ओछा, उनके सीजीआई पर एक ओछा लांछन भी लगाया निशिकांत दुबे के विषय में। तो क्या निशिकांत दुबे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गाइडेड मिसाइल बनते जा रहे हैं क्या? और इसी प्लानिंग के अंतर्गत, इसी टारगेट के अंतर्गत वो कई व्यक्तियों को, कई मसलों को ध्वस्त भी कर चुके हैं। अब उन्होंने महुआ मोइत्रा हो, जॉर्ज सोरोस हो, सोनिया राहुल हो, और अब चाहे सीजीआई खन्ना साहब हों, पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब हों, वो हमेशा ही तीखी, विवादित और सुर्खियां बटोरने वाली टिप्पणियां करते रहते हैं और अपने जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे बड़ी शख्सियतों को वो निशाना भी बना चुके हैं। और मुझे लगता है कि जैसे बेबाक हैं, बीजेपी ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। भले ही नड्डा साहब ने उनके बयान से बीजेपी का किनारा कर लिया हो, परंतु मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भास होता है कि ये बीजेपी की अंदरूनी प्लानिंग का एक हिस्सा है। भले ही नड्डा साहब को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा हो, अब इस बयानबाजी से भीतर, जो बीजेपी के भीतर जो है, उनकी छवि जो है एक निडर और ध्रुवीकरण करने वाले नेता के रूप में स्थापित होती जा रही है। लेकिन पार्टी कई बार उनके बयानों से असहज भी हो जाती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो असहजता बनावटी है। जैसी तीखी वो विवादित सुर्खियां बटोरने वाली टिप्पणियां उनकी राजनीति का एक पैटर्न बन चुकी हैं और संसद के अंदर या बाहर आक्रामक और तीखे बयान ये देने के वो आदी बन गए हैं। अपने बयानों और खुलासों ने संसद और राजनीति में उनके हलचल पैदा कर दी है। हालांकि पार्टी ने उनको चुप रहने की सलाह दी है, वो उन्होंने डांट भी खाई है इस विषय में, परंतु जो निशिकांत दुबे हैं वो कई मौक़ों पर लाइन से हटकर आक्रामक, उत्तेजित और जो रिस्क है वो उठाकर बयान देते हैं। उनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो फायर ब्रांड इमेज के लिए उनको मजबूती प्रदान करती है। शायद हो सकता है उसी से इंस्पायर होकर वो इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। हालांकि पार्टी को कोर्स करेक्शन करना होता है, पार्टी पल्ला झाड़ लेती है। ये एक बड़ा सदा हुआ एक सभी पार्टियों में एक ये होता है कि नहीं, ये तो उनकी निजी जो है बयान है। अब निजी बयान कैसे हो गया जब आप उनको 4 बार टिकट देकर लोकसभा के अंदर जिता कर लाए हैं, तो निजी बयान कैसे होता है? जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में किसी संवैधानिक पद पर आ जाता है तो उनके बयान निजी हो ही नहीं सकते। लेकिन चर्चा पार्टी की डांट की नहीं है, बल्कि संसद के ओरिजिनल बयानों की होती है। निशिकांत दुबे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए कहा जाता है कि वो गाइडेड मिसाइल बनते जा रहे हैं। मतलब उनको शेल्टर है, प्रोटेक्शन है और उनको पीछे से हल्लाशेरी दी जा रही है। अब तमिलनाडु से जुड़े बिलों पर राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं देने और वक्फ संशोधन कानून 2025
ये दो अहम प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने ये बयान हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बाद ये बयान दिया गया है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो रोक लगाई गई उनमें दो अहम प्रावधानों पर खूब अच्छे से चर्चा भी हुई है और निशिकांत दुबे का जो बयान है वो इसी विषय में है। अगर देश में कोई धार्मिक युद्ध भड़का रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने एक बार सवेरे बयान दिया, एक बार शाम को भी बयान दिया और ये कहा कि आप देश में अराजकता फैला रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर शीर्ष अदालत को ही कानून बनाना है तो संसद और राज्यसभा और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। अब ये निशिकांत दुबे साहब जो हैं वो एक पैटर्न है बीजेपी का, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। जबकि होता ये है कि लोकसभा के अंदर अगर कोई ऐसा बिल पेश हो जाता है, पास हो जाता है और उसका आम जनता से ताल्लुक़ होता है, उनके ऊपर असर पड़ता है और उसके खिलाफ जो है जनता सड़कों पर आ जाती है और कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में उस कानून के खिलाफ कोई याचिका दायर कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट की ये मजबूरी हो जाती है उनको सुनना, और उसी मजबूरी के तहत उन्होंने ये सुनवाई की। और दुबे साहब का मानना ये है कि किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए, और मेरा ये कहना है कि किस कानून के तहत लिखा है कि राष्ट्रपति या राज्यपालों को कोई भी जो राज्य सरकार कानून बनाती है उनको साल, 2 साल, 3 साल ठंडे बस्ते में डालकर उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठने का अधिकार है। राज्यपाल तो एक सेरेमोनियल जो है वो संवैधानिक पद है और उसका अर्थ ये होता है कि एक बार अगर राज्य वहाँ पर अपनी कानून बनाने के लिए पेशकश वहाँ भेज देता है और उसमें अगर राज्यपाल को लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए तो अपनी टिप्पणियों के साथ उनको वापस भेज देते हैं। दोबारा राज्य जो है उस पर विचार करके और विधानसभा, विधान परिषद से पास करा के वो राज्यपाल को वापस भेज देते हैं। और जो आज तक ये रही है परिपाटी कि राज्यपाल अपने विवेक और अपने जो नॉर्मल जो कोर्स होता है उसमें उस बिल के ऊपर अंततः हस्ताक्षर करके भेज देते हैं। अगर उनको लगता है कि ये नहीं भेजना चाहिए तो वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। परंतु क्या 36 महीने जिसमें सरकार मात्र 5 साल 60 महीने के लिए आती है और 6, 8, 10, 12 महीने में उन कानूनों को बनाने की प्रक्रिया पूरी हो पाती है, तो क्या इस प्रकार राज्यपाल उस पर कुंडली मारकर बैठ सकते हैं? बात ये है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। मस्जिद के लिए आप कहते हैं कि उनसे संपत्ति के कागज मंगाना गलत है, लेकिन मंदिरों के लिए आप खुद ही कागज मंगाते हैं। यह दोहरा मापदंड क्यों? आप मुझे बताएं कि जो राम मंदिर का जो फैसला चंद्रचूड़ साहब ने किया वो तो उन्होंने भगवान राम से प्रेरणा लेकर किया। कहाँ कागज देखे गए? कागजों में तो जो सिद्ध हुआ वो ये सिद्ध हुआ कि यहाँ पर रामलला का मंदिर था ही नहीं और वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर बनाया गया। तो मेरा मानना ये है कि जो इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं, जिनको असल में बात नहीं पता, भले ही शंकराचार्य जी ने वहाँ उसको जो हमारे पुराण हैं उनसे सिद्ध करके वो बात बताई भी हो, तो भी क्योंकि मेजॉरिटी 80% हिंदू लोग हैं, उनको उन्होंने आस्था का उस पर आधार दे दिया, इसलिए उस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने बनाने की आज्ञा दी और वो वहाँ पर उसका रामलला मंदिर का फैसला हुआ। अब दुबे ने ट्वीट भी किया, नड्डा साहब ने तुरंत किनारा कर लिया, तो बता दिया कि उनका, और कुछ घंटे बाद निशिकांत दुबे ने वक्फ कानून पर पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की ओर जाहिर किए गए राय के लिए उन्हें मुस्लिम आयुक्त बनाया, जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। बड़ा स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करते हैं हम लोग
तो क्या वो चुनाव आयुक्त संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे? और उनका ऐसा कौन सा फैसला विवादास्पद है जिसके विषय में निशिकांत दुबे बता सकते हैं? जितनी लंबी जुबान इस व्यक्ति निशिकांत दुबे की है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको और लंबाई प्रदान कर दी है उनकी जुबान को, कि खूब बको, बकते रहो, ताकि झगड़ा, लड़ाई, विवाद ये देश में बना रहे। तो असल में जो गृह युद्ध है वो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अलग थलग करके करना चाहती है। अब उन्होंने जब बता दिया कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, अब ये आप, क्योंकि सर्वे सर्वा आप तो विष्णु भगवान जैसी बातें कर रहे हैं कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, जबकि उन्होंने ओथ लेकर उस पर काम किया। तो ये बात जो है कि आप तो मुस्लिम आयुक्त थे, तो ये बात जो है बहुत ही खराब बात है। इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और ये कहा कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज़्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया, ये ऐसा उनका कहना है। हालांकि झारखंड गोडा से लगातार 4 बार सांसदी जीतने वाले निशिकांत दुबे ने अपने बयानों से बड़े बड़े लोगों को, जो कि बहुत वीआईपी लोग हैं, उनके ऊपर ओछी टिप्पणियां की हैं, और उनको इसीलिए पूरे देश में लताड़ा भी जा रहा है। और उनकी इज्जत जो है वो, मुझे लगता है वो अपनी इज्जत को मटिया मेट करके ही छोड़ेंगे। और उन्होंने फैसला कर लिया है। जिस मुद्दे को संसद में उठाया उस पर बड़ा हंगामा हुआ, कई बार तो विपक्ष को पीछे हटने पर मजबूर किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर उनका बयान जो हाल में आया है, लेकिन इससे पहले भी वो अचंभित करने वाले खुलासे कर चुके हैं। कैश फॉर क्वेरी, अब उन्होंने 2023 में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ में मोइत्रा के लिए ये बात कही और कहा कि वो प्रश्न जो है वो पैसे लेकर पूछती हैं। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। दुबे साहब ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और उपहार, मतलब गिफ्ट, महंगे गिफ्ट लिए, ट्रैवल किया उनने उनके खर्चे पे, और रिन्यूअल के खर्चे लेकर लोकसभा में उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर फोकस करने वाले सवाल पूछे। ये मामला तब शुरू हुआ जब दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत के एक पत्र का हवाला दिया जिसमें मोइत्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। दुबे ने 15 अक्टूबर 2023 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मोइत्रा की संसद की सदस्यता रद्द करने और जांच की मांग की थी। उन्होंने नैतिकता का गंभीर उल्लंघन किया है, लोकतंत्र पर हमला बताया उन्होंने दुबे साहब ने मोइत्रा के ऊपर, और दावा किया कि मोइत्रा ने 50 से ज़्यादा सवाल अडानी के समूह के खिलाफ पूछे जो हीरानंदानी के इशारे पर किए गया। स्पीकर ने इस मामले पर लोकसभा की आचार जो समिति थी, एथिक्स कमेटी, उसको भेजा, जिसने मोइत्रा को दोषी पाया। समिति ने उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी। 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा में मतदान के बाद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित एक प्लानिंग के तहत किया गया। जो निजी शत्रुता उनकी है उसकी प्लानिंग के तहत किया गया, और ये बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम भी था। उसके बाद बीजेपी विपक्ष पर हमला करने का उनको और मौका मिल गया। इस विवाद में जो दुबे हैं उनको फायर ब्रांड नेता के रूप में और मजबूत कर दिया, और उनके समर्थकों ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा बता दिया, जबकि वो नफरती कीड़े के रूप में ये सारी बातें कहते और करते आए हैं। मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महुआ मोइत्रा जब दोबारा कृष्णानगर से सांसद चुनी गई तो उनकी कही हुई सारी बातें व्यर्थ हो गई।
ऐसा मेरा मानना है। अब उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आरोप लगा दिया राजीव गांधी फाउंडेशन और सोनिया गांधी जॉर्ज सोरेस से लिंक्ड है, और ये भी कह दिया कि सोरेस जो हैं एफडीएल और एपी से संबंध है उनका, जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी की वकालत की थी। और दुबे साहब ने यह भी दावा किया कि सैम पित्रोदा द्वारा संचालित सोरेस के फंड से चलने वाले ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव ने कुछ विवादास्पद संगठनों व्यक्तियों से मिलने के लिए राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का खर्चा किया। तो वो प्रूफ तो कोई दे नहीं पाए उस विषय में। और जॉर्ज सोरेस साहब जो हैं वो कोई आज नए व्यक्ति नहीं है, उनकी 92 साल की उम्र है, और वो बहुत सारे जो उनके पास पत्रकार हैं, उनके पास बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वो काम करते हैं और उनको वो आर्थिक सहायता देते हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके बेटे भी उन्हीं के पास काम करते हैं। तो दरअसल संबंध क्या है इंटरनल देखने वाली बात वो होगी। और उन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी का जो एफडीएल एपी का एशिया प्रशांत में लोकतांत्रिक नेताओं का मंच है के साथ संबंध क्या है ये पूछा। कश्मीर को अलग देश मानते हैं और सोरेस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और सोनिया गांधी और सोरेस के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि सोनिया गांधी उससे संबंध रही हैं और वो बहुत ऊंची शख्सियत हैं। ओवरसीज फ्रेंड्स एंड कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाते हैं, जिसे सोरेस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, क्योंकि वो तो सैम पित्रोदा साहब यहाँ रहते नहीं हिंदुस्तान में। तो कांग्रेस ने दुबे के इन आरोपों को आधारहीन और बेबुनियाद करार दिया था। और चीन से फंडिंग का भी उन्होंने आरोप लगाया अगस्त 2023 में मानसून सत्र के अंदर। और लोकसभा के में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं और वेबसाइट न्यूज़ लिंक क्लिक को भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ था। यह लेख 5 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुआ था। तब दुबे ने कहा था कि राहुल गांधी की नफरत की दुकान चीनी सामान है। दरअसल वो मोदी साहब के विषय में ये कहना चाहते थे कि जो मोदी साहब की नफरत की दुकान है वो चीन से आयात बढ़ाने वाला सामान है, चीन पर डिपेंडेंसी है, इसलिए मोदी साहब को नफरत की दुकान यहाँ हिंदुस्तान में चलानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मैं एक गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स के समाचार लेख में कहा न्यूज़ क्लिक को 38 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस कहानी में 2021 में न्यूज़ क्लिक पर ईडी के छापों का भी उन्होंने उल्लेख किया। और अनुच्छेद 370 पर प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसमें जुड़ा हुआ 2015 में ला चुके हैं। वो 2015 में एक अनुच्छेद 370 के बाद 370A जोड़ने की मांग की गई। इस बिल का उद्देश्य गिलगित बल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए लोकसभा में 5 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट आरक्षित करना था। जबकि जो पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें हम जा नहीं सकते, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये बात ठीक है कि वो भारत की ज़मीन हो सकती है। तो दुबे साहब ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 25 सीट खाली रखी जाती हैं, लेकिन लोकसभा में इसका कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा बताया। ये हमेशा ही ये दावा ठोका जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश भक्त पार्टी है और बाकी सारे लोग जो हैं वो देशद्रोही हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूँ इस बात का। अब वो उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट बिल्स का जो पारित होना दुर्लभ होता है, तो इसी वजह से वो बिल शायद पास नहीं हो पाया। और उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की, परंतु ऐसा होना मुश्किल हो गया। झारखंड पर इस्लामीकरण का उन्होंने आरोप भी लगाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया। आरोप वो हर किसी को ऊपर लगाते रहते हैं, क्योंकि नड्डा साहब के साथ साथ मोदी साहब और अमित शाह की शह उनके सिर पर है, उनकी पीठ पर हाथ रखा हुआ है। इसीलिए वो इस प्रकार के अनर्गल बयानों को हमेशा देते रहते हैं। उन्होंने 2007 के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि
राज्य के 648 स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष लाभ देने का सबूत है। निशिकांत दुबे ने सोरेन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आज फिर से हेमंत सोरेन के जीत जाने के बाद क्या इस्लामिक राज्य बन गया? तो ये आपको बात हम पूछते हैं, क्या देश में ऐसा कोई इस्लामिक राज्य है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं? विपक्षी नेताओं खासकर जेएमएम कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। हेमंत सोरेन ने तंज कसते हुए कैलिफोर्निया से ट्वीट करने वाले लोगों को झारखंड का हमदर्द नहीं समझा जाएगा। और निशिकांत दुबे ने बीजेपी के भीतर एक निडर और ध्रुवीकरण करने वाले नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। ये भी बात बिल्कुल सच है। और इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है वो है हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश का होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। और तीसरे दोषी हैं वो है नड्डा साहब। उनके शय पर ही इस प्रकार की बेकार की और वाहियात किस्म की जो बातें वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, उन्होंने सीजीआई तक को नहीं छोड़ा। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे व्यक्ति की सांसदी जानी चाहिए, उनके ऊपर अभियोग लगना चाहिए अवमानना का, और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसा मैं भी समझता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को इसको लाइक और शेयर भी करें। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।